वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम इंटीरियर ऑफ द स्टोमक यानी हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में एनाटमी ऑफ द स्टोमक, जिसमें हमने बेसिक पढ़ लिया था, स्टोमक से रिलेटेड जो भी था इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। उसके बाद हमने एक्सटर्नल फीचर्स पढ़े थे, साइज कैपेसिटी पढ़ी थी और स्टोमक के पार्ट्स पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, इंटीरियर ऑफ द स्टोमक, यानी अगर हम इनसाइड स्टोमक देखें तो वहाँ पे क्या होता है, और अलोंग विथ विसरल रिलेशंस क्या होती है स्टोमक की, पेरिटोनियल रिलेशंस, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई के साथ स्टोमक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटीरियर ऑफ द स्टोमक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं दे रखा है तो उसमें हमने डिविजन्स ऑफ द एब्डोमेन पढ़ा था, कैसे हम विसरास की लोकेशन को सेट कर सकते हैं, और उसके बाद हमने स्टोमक को स्टार्ट किया था जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से उठाया था स्टोमक इंट्रोडक्शन से। उसके बाद एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द स्टोमक हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम इंटीरियर ऑफ द स्टोमक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इंटीरियर ऑफ द स्टोमक देखें तो स्टोमक में क्या क्या चीज़ें आती है, तो स्टोमक में 4 लेयर्स आती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलैरिस एंड सीरस कोट। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आती हैं इंटीरियर ऑफ द स्टोमक। ठीक है, इसके आप देख सकते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर का है ये। एक्सटर्नल फीचर्स हमने पढ़े थे, बाहर के जितने भी फीचर्स होते हैं स्टोमक में, ऑरिफाइसेस होते हैं, कर्वेचर्स होते हैं, ठीक है, या जो पार्ट्स होते हैं स्टोमक के, वो हमने कंप्लीट किया था। आज हम इंटीरियर ऑफ द स्टोमक यानी स्टोमक के अंदर क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 4 लेयर्स ऑफ द स्टोमक, इंटीरियर अगर हम देखें तो 4 लेयर्स होती है स्टोमक की। तो सबसे पहली लेयर जो होती है दैट इज द म्यूकोसा। ठीक है, तो म्यूकोसा क्या होती है, इट इज द इनर मोस्ट कवरिंग ऑफ द स्टोमक, यानी सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है स्टोमक की, म्यूकोसा होती है। म्यूकोसा ऑफ एन एम्प्टी स्टोमक हैज फोल्ड्स, यानी अगर आप एम्प्टी स्टोमक की म्यूकोसा देखोगे यानी इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टोमक देखोगे, उसमें कुछ फोल्ड्स होते हैं, एंड दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड एज द रूगे। इनको कहा जाता है रूगे। ये रूगे जो होते हैं दीज आर लॉन्गिट्यूडनल अलोंग द लेसर कर्वेचर। अब लेसर कर्वेचर क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर। ये होता है लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक, यानी कि जो कॉनकेव होता है, और जो कॉन्वेक्स होता है ये होता है ग्रेटर कर्वेचर। यानी यहाँ के अलोंग जो रूगे होंगे, यानी यहाँ पे जो रूगे होंगे वो कैसे होंगे, लॉन्गिट्यूडनल होंगे। बाकी जगहों पे जो रूगे होंगे, गैस्ट्रिक रूगे होंगे, वो कैसे होंगे, इरिग्युलर होंगे। बस यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल होते हैं अलोंग द लेसर कर्वेचर। यहाँ पे मैंने लिखा है द रूगे आर लॉन्गिट्यूडनल अलोंग द लेसर कर्वेचर बट इरिग्युलर एट एल्सवेयर, यानी अगर आप किसी और जगह पे देखोगे वहां पे कैसे होंगे, ये इरिग्युलर होंगे, ये रूगे यानी ये फोल्ड्स। दीज रूगे अलोंग लेसर कर्वेचर, क्योंकि यहाँ पे लेसर कर्वेचर के अलोंग कैसे हैं, ये यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल है अलोंग द लेसर कर्वेचर, तो ये किनाल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे जब ये लॉन्गिट्यूडनल होंगे, यहाँ पे जब ये रूगे ऐसे ऐसे इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स होंगे, लॉन्गिट्यूडनल होंगे, तो ये बनाते हैं एक किनाल लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक किनाल, और जिसका दूसरा नाम है मेगन स्ट्रेस। ठीक है, दीज रूगे अलोंग लेसर कर्वेचर फॉर्मस गैस्ट्रिक किनाल और मेगन स्ट्रेस, यानी इस गैस्ट्रिक यानी इस लेसर कर्वेचर के अलोंग ये क्या बनाते हैं, इस लेसर कर्वेचर के अलोंग ये ऐसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं ये रूगे ऐसे ऐसे, और ये एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इसको बोलते हैं मेगन स्ट्रेस। इसको क्या बोलते हैं, इसको मेगन स्ट्रेस बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, गैस्ट्रिक कैनाल। इसी को गैस्ट्रिक कैनाल भी कहा जाता है। ये गैस्ट्रिक कैनाल क्या करती है, इट अलोज रैपिड पैसेज ऑफ द स्वेलोड लिक्विड डायरेक्टली इनटू द लोअर पार्ट ऑफ स्टोमक। क्योंकि फूड जब ऊपर से आएगा तो क्या हो जाएगा, इसी गैस्ट्रिक कैनाल के थ्रू जाएगा, ये रैपिड मूवमेंट ऑफ द फूड कराती है, यानी जो हमने स्वेलो किया लिक्विड या खाना हमने स्वेलो किया उसका रैपिड मूवमेंट कराना फ्रॉम ऊपर से नीचे तक, ये किसका काम है, इसी मेगन स्ट्रेस के थ्रू होता है, या जिसको गैस्ट्रिक कैनाल कहा जाता है। ठीक है, इट अलोज द रैपिड पैसेज ऑफ स्वेलोड लिक्विड डायरेक्टली इनटू द लोअर पार्ट ऑफ स्टोमक। लोअर पार्ट ऑफ स्टोमक में लेके जाती है कौन, यही मेगन स्ट्रेस और गैस्ट्रिक कैनाल। ऑन म्यूकोसल सरफेस न्यूमरस स्मॉल डिप्रेशंस आर प्रेजेंट। अगर आप इस म्यूकोसल सरफेस पे देखोगे कुछ स्मॉल पिट्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्मॉल डिप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिक पिट्स कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड एज द गैस्ट्रिक पिट्स। कुछ न्यूमरस प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, यानी जैसे अगर आप यहाँ पे स्टोमक पे देखोगे, यहाँ पे कुछ न्यूमरस पिट्स प्रेजेंट होते हैं, इनको कहा जाता है गैस्ट्रिक पिट्स। इनमें क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन छोड़ते हैं, इन्हीं पिट्स में आप गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं अपनी सिक्रीशंस को छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है, ऑन म्यूकोसल सरफेस न्यूमरस स्मॉल डिप्रेशंस आर प्रेजेंट, जिनको हम गैस्ट्रिक पिट्स कहते हैं, और इन्हीं में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन छोड़ देते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ओपनस इनटू दीज पिट्स कॉल्ड है गैस्ट्रिक पिट्स। ठीक है, तो ये होगी म्यूकोसा से रिलेटेड बातें। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, लेसर कर्वेचर इज द कॉमन साइट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर्स, यानी जो आपको ये लेसर कर्वेचर दिखता है स्टोमक का, यानी गैस्ट्रिक अल्सर्स मोस्टली कहाँ पे होते हैं, अलोंग दिस लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक। सो गैस्ट्रिक अल्सर्स आर कॉमन अलोंग द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक। दिस इज द लेसर कर्वेचर, दिस इज द ग्रेटर कर्वेचर। और लेसर कर्वेचर
कर्वेचर के अलॉन्ग रूगे कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। जब वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं वो एक केनाल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको गैस्ट्रिक केनाल कहते हैं और मेगन स्ट्रेस कहते हैं। दिस मेगन स्ट्रेस अलाउज द rapid passage of swallowed liquid directly into the lower part of the stomach, lower part of the stomach में लेके जाएगी, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से आएगा, यहाँ से जाएगा, ठीक है, दिस मेगन स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ पिट्स होते हैं जिनको गैस्ट्रिक पिट्स कहा जाता है इस म्यूकोसा में, जिसमें क्या होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अपनी सिक्रेशन छोड़ देते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। और जो लेसर कर्वेचर होता है इट इज़ द कॉमन साइट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर्स, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि म्यूकोसा से रिलेटेड होती है, म्यूकोसा से रिलेटेड थे। इनर मोस्ट कवरिंग होती है स्टोमक की, ठीक है। म्यूकोसा ऑफ एन एम्प्टी स्टोमक में रूगे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं अलोंग लेसर कर्वेचर, इरेगुलर एट एल्सवेयर, ठीक है। उसके बाद वो जो लॉन्गिट्यूडनल थे अलोंग द लेसर कर्वेचर दे फॉर्म्स अ मेगन स्ट्रेस। उसके बाद मेगन स्ट्रेस क्या करता है वो हमने देख लिया। उसके बाद म्यूकोसल सरफेस पे कुछ पिट्स होते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स, ठीक है। लेसर कर्वेचर इज द कॉमन साइट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर्स, ठीक है। दीज वर द पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू द म्यूकोसा ऑफ द स्टोमक। नाउ लेट्स डिस्कस द फर्दर लेयर्स ऑफ द स्टोमक। अब हम आगे लेयर्स जो बचती है स्टोमक की उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब आगे बचती है सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सीरस कोट, ठीक है। टोटल 4 लेयर्स होती हैं। पहली वाली हमने फिनिश कर ली, म्यूकोसा जितने भी पॉइंट्स थे उसमें वो सारे बता दिए। उसके बाद आती है सब म्यूकोसा। जो सब म्यूकोसा होती है ये बनी हुई होती है कनेक्टिव टिश्यू की, आर्टरीज की, नर्व प्लेक्सस की। बस इसमें इतना याद रखना है, इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, आर्टरीज एंड नर्व प्लेक्सस। उसके बाद मस्कुलरिस की बात करें या जिसको मसल कोट भी कहा जाता है, इसमें 3 लेयर्स होते हैं। क्योंकि मस्कुलर है तो उसमें 3 मसल की लेयर्स होगी। आउटर लॉन्गिट्यूडल यानी जो बाहर होगी वो लॉन्गिट्यूडनल होगी, इनर वाली सर्कुलर होगी, और जो डीप इनसाइड होगी वो कैसी होगी, ओब्लिक। यहाँ पे मैंने लिखा है आउटर इज लॉन्गिट्यूडनल, इनर इज सर्कुलर, डीपेस्ट इज ओब्लिक। यानी अब हम बाहर से यानी अंदर से बाहर आते हैं तो सबसे पहले इनर मोस्ट थी म्यूकोसा, म्यूकोसा के बाहर आती है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के बाहर आती है मस्कुलरिस, और मस्कुलरिस बाहर यानी जो बाहर की लेयर होती है स्टोमक की उसको बोलते हैं सीरस कोट। यानी ये जो बाहर की लेयर होती है स्टोमक की, दिस इज द सीरस कोट। इसके इनसाइड क्या होगी, इसके इनसाइड होगी मस्कुलरिस, और उसके इनसाइड होगी आपकी सब म्यूकोसा, और इनर मोस्ट होगी म्यूकोसा, ठीक है। तो आउटर मोस्ट जो होती है सीरस कोट होता है जिसको सीरस लेयर भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द पेरिटोनियल कवरिंग, ये पेरिटोनियल कवरिंग होती है, ठीक है, जो कि स्टोमक को कवर करती है, ठीक है। तो मस्कुलरिस में 3 लेयर्स याद रखने हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर एंड डीपेस्ट ओब्लिक, एंड सीरस कोट इट कंसिस्ट ऑफ द पेरिटोनियल कवरिंग्स, ठीक है। उसके बाद हम पेरिटोनियल रिलेशंस ऑफ द स्टोमक डिस्कस करते हैं, यानी पेरिटोनियम के साथ क्या रिलेशन होते हैं स्टोमक के, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। पेरिटोनियल रिलेशंस ऑफ स्टोमक, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। स्टोमक इज लाइनेड बाय द पेरिटोनियम ऑन बोथ ऑफ इट्स सरफेस। जब हमने स्टोमक के एक्सटर्नल फीचर्स पढ़े थे वहां पे हमने देखा था स्टोमक के 2 सरफेसेस होते हैं, एक तो होती है एंटीरियर सरफेस, दूसरी होती है पोस्टीरियर सरफेस। ये जो आपको आगे की तरफ दिख रही है दिस इज द एंटीरियर सरफेस, और इसके बिल्कुल पीछे अपोजिट दैट इज द पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस, और 2 कर्वेचर्स होते हैं, लेसर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर। अब क्या होता है एट लेसर कर्वेचर, यानी जो आपको ये दिख रहा है लेसर कर्वेचर, दिस इज द लेसर कर्वेचर, दिस इज द लेसर कर्वेचर एंड दिस इज द ग्रेटर कर्वेचर। एट लेसर कर्वेचर पेरिटोनियम ऑफ बोथ द सरफेसेस, एंटीरियर सरफेस का भी पोस्टीरियर सरफेस का भी, एट लेसर कर्वेचर पेरिटोनियम ऑफ बोथ सरफेसेस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मीट करता है आपस में और कंटिन्यू करता है एज लेसर ओमेंटम, ठीक है। एट लेसर कर्वेचर द पेरिटोनियम ऑफ बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टोमक मीट एंड कंटिन्यूस एज, क्या करेगा, कंटिन्यू एज लेसर ओमेंटम, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एट ग्रेटर कर्वेचर द पेरिटोनियम ऑफ बोथ द सरफेसेस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस मीट एंड कंटिन्यू एज ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। तो इसलिए मैंने वहां पे बताया था जब हमने लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर पढ़ाया था, लेसर कर्वेचर प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द लेसर ओमेंटम एंड ग्रेटर कर्वेचर प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द ग्रेटर ओमेंटम। अब कैसे प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे जो एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस होती है ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग वो मीट करती है आपस में और कंटिन्यू करती है एज लेसर कर्वेचर। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, या लेसर ओमेंटम, यहाँ पे क्या हो रहा है ग्रेटर कर्वेचर पे जो एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस होती है वो कंटिन्यू होती है, मीट होती है और कंटिन्यू करती है एज ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए एट लेसर कर्वेचर पेरिटोनियम ऑफ बोथ सरफेसेस एंटीरियर पोस्टीरियर मीट एंड कंटिन्यूस एज लेसर ओमेंटम, एंड एट ग्रेटर कर्वेचर पेरिटोनियम ऑफ बोथ द सरफेसेस कंटिन्यू होता है एज ग्रेटर ओमेंटम। सिमिलर है उसके जैसा, जैसा लेसर कर्वेचर पे वैसा ग्रेटर कर्वेचर पे भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नियर द फंडस 2 लेयर्स फ्यूज टू फॉर्म द गैस्ट्रोसिप्लिनिक लिगामेंट। अगर आप फंडस पे देखोगे, दिस इज द फंडस ऑफ द स्टोमक,
यहाँ पे एंटीरियर सरफेस है, पीछे की तरफ पोस्टीरियर सरफेस है। इन दोनों का पेरिटोनियम मिलके एक लिगामेंट बनाता है जो कि स्टोमक से लेकर सिप्लीन तक जाता है। गैस्ट्रोसिप्लिनिक, गैस्ट्रो मीनस स्टोमक, सिप्लिनिक मीनस सिप्लीन, यानी विच एक्सटेंड्स बिटवीन द स्टोमक एंड सिप्लीन। यहाँ पे फंडस पे बनता है वो लिगामेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ गैस्ट्रोसिप्लिनिक लिगामेंट। तो नियर द फंडस क्या होता है, दो लेयर्स एंटीरियर और पोस्टीरियर आपस में फ्यूज होती है, गैस्ट्रोसिप्लिनिक लिगामेंट बनाती है। और ये लिगामेंट कहाँ से एक्सटेंड करता है, फ्रॉम द स्टोमक टू द सिप्लीन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोसिप्लिनिक लिगामेंट। विद दिस पेरिटोनियल रिलेशंस ऑफ द स्टोमक कंप्लीट होता है। अब हम विसरल रिलेशन, ब्लड एंड नर्व सप्लाई को कंप्लीट करते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट आता है विसरल रिलेशंस ऑफ स्टोमक। ठीक है, इससे पहले हमने पेरिटोनियल के साथ इसकी क्या रिलेशन है वो डिस्कस कर ली। ठीक है, उसके बाद विसरल, विसरल मतलब विसराज के साथ क्या रिलेशन है, ऑर्गन्स के साथ क्या क्या रिलेशन है। तो दो ही सर्फेसेज है, एंटीरियर सर्फेस और पोस्टीरियर सर्फेस। पहले एंटीरियर सर्फेस की रिलेशंस पढ़ेंगे, उसके बाद पोस्टीरियर सर्फेस की रिलेशंस पढ़ेंगे, जिसमें स्टोमक बेड आएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विसरल रिलेशंस ऑफ द स्टोमक, सबसे पहले एंटीरियर सर्फेस जो होती है ऑफ द स्टोमक, यानी जो आपको आगे की तरफ सर्फेस दिखेगी स्टोमक की, दिस एंटीरियर सर्फेस, इट इज रिलेटेड टू लिवर, डायफ्राम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तीन चीजों के साथ इसकी रिलेशंस होती है, लिवर के साथ, डायफ्राम के साथ और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ, याद रखना है। उसके बाद पोस्टीरियर सर्फेस इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर्स फॉर्मिंग द स्टोमक बेड। जो पोस्टीरियर सरफेस होती है स्टोमक की, वो किन के साथ रिलेटेड होती है, वो ऐसे स्ट्रक्चर्स के साथ रिलेटेड होती है जो कि स्टोमक बेड बनाते हैं। अब बात आती है स्टोमक बेड कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाती है, उन्हीं के साथ पोस्टीरियर सरफेस भी रिलेटेड होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे किन किन स्ट्रक्चर्स के साथ मतलब रिलेटेड होती है, वही क्या बनाएंगी, स्टोमक बेड। तो कौन कौन से स्टोमक बेड बनाते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्टोमक बेड बनाते हैं। तो सबसे पहला डायफ्राम, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ट्रांसवर्स मीजन कोलोन, स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन एंड स्प्लीनिक आर्टरी। तो ये सारे होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, जो कि स्टोमक बेड बनाते हैं, और यही होते हैं पोस्टीरियर सरफेस से रिलेटेड। यहाँ पे मैंने लिखा है पोस्टीरियर सरफेस इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर्स फॉर्मिंग द स्टोमक बेड। ठीक है, ऑल ऑफ विच आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टोमक बाय द कैविटी ऑफ लेसर सैक, जो कि स्टोमक से सेपरेट रहते हैं बाय द कैविटी ऑफ द लेसर सैक। अब ग्रेटर सैक आता है, लेसर सैक आता है, इसको हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे जब हम सैक पढ़ेंगे, यानी ग्रेटर लेसर सैक पढ़ेंगे, उसके बाद प्लूरा पढ़ेंगे, उसके बाद यानी जब हम मेम्ब्रेन्स पढ़ेंगे उसी में आएगा आपका ये ग्रेटर सैक, लेसर सैक। ठीक है, फिलहाल आप याद रखेंगे ऑल ऑफ विच आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टोमक बाय द कैविटी ऑफ द लेसर सैक, यानी लेसर सैक से ये सेपरेटेड रहते हैं, स्टोमक से लेसर सैक इनको सेपरेट करता है। पोस्टीरियर सरफेस इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर्स फॉर्मिंग द स्टोमक बेड। ठीक है, अब स्टोमक बेड में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, डायफ्राम, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ट्रांसवर्स मीजन कोलोन, स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन, स्प्लीनिक आर्टरी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, समटाइम्स स्प्लीन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्टोमक। कभी कभार क्या होता है, स्प्लीन भी इंक्लूड किया जाता है इन द स्टोमक बेड, बट इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टोमक बाय द कैविटी ऑफ ग्रेटर सैक। अगर आपने यहाँ पे देखा होगा पॉइंट कि ये जो सारे स्ट्रक्चर्स है स्टोमक बेड के, ये सेपरेट होता है स्टोमक से बाय द कैविटी ऑफ द लेसर सैक, बट जो स्प्लीन होता है इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टोमक बाय द कैविटी ऑफ ग्रेटर सैक, इसीलिए इसको स्टोमक बेड में इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि ये स्टोमक से सेपरेट रहता है बाय द कैविटी ऑफ ग्रेटर सैक, और जो स्टोमक बेड के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं स्टोमक से बाय द कैविटी ऑफ लेसर सैक, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पोस्टीरियर सरफेस किनके साथ रिलेटेड होती है, स्ट्रक्चर्स फॉर्मिंग द स्टोमक बेड। उसके बाद स्टोमक बेड कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, डायफ्राम, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ट्रांसवर्स मीजन कोलोन, स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन, स्प्लीनिक आर्टरी। ठीक है, तो यही इन्हीं के साथ किसकी रिलेशन होगी, पोस्टीरियर सरफेस की। तो एंटीरियर सरफेस इज रिलेटेड टू व्हाट, लिवर, डायफ्राम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। सो दिस इज द विसरल रिलेशन, एंटीरियर सरफेस भी, पोस्टीरियर सरफेस भी। ठीक है, इसी के साथ विसरल रिलेशंस ऑफ द स्टोमक कंप्लीट होता है। अब लास्ट दो टॉपिक बचते हैं, ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। तो चलिए अब लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज अ ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। ठीक है, ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है स्टोमक को, और नर्व्स कहाँ से आती है, मतलब जो सप्लाई करती है स्टोमक को। तो स्टोमक की सप्लाइड अलोंग तीन स्ट्रक्चर्स के अलोंग स्टोमक की सप्लाई होती है, अलोंग द लेसर कर्वेचर, अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर एंड फंडस। ठीक है, यहाँ से ब्लड सप्लाई आती है स्टोमक को, अलोंग द लेसर कर्वेचर, अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर एंड अलोंग द फंडस। ऊपर से, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, इन तीन साइड से क्या आती है स्टोमक को ब्लड सप्लाई। ठीक है, अब बात आती है कौन कराता है, लेसर कर्वेचर के अलोंग देखिए बाय राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, तो दो गैस्ट्रिक आर्टरीज आती है, एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से, लेसर कर्वेचर के अलोंग। और ग्रेटर कर्वेचर की बात करें, अलोंग दिस इट इज सप्लाइड बाय राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिपोलिक आर्टरी, तो गैस्ट्रो एपिपोलिक आर्टरीज आती है दो आर्टरीज अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर, राइट एंड लेफ्ट। तो लेफ्ट
लेसर कर्वेचर के अलॉन्ग गैस्ट्रिक आर्टरीज आती है, ग्रेटर कर्वेचर के अलॉन्ग गैस्ट्रोएपिपोलिक आर्टरीज आती है, और फंडस के अलॉन्ग 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज आती है। ऊपर की तरफ 5 से 7 छोटी गैस्ट्रिक आर्टरीज आती हैं। और ग्रेटर कर्वेचर की बात करें तो वहाँ से गैस्ट्रिक एपिपोलिक आर्टरी 2 आती हैं, राइट एंड लेफ्ट, एंड लेसर कर्वेचर के अलॉन्ग भी 2 आर्टरीज आती हैं, गैस्ट्रिक आर्टरीज राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, दिस इज द ब्लड सप्लाई ऑफ स्टोमक। उसके बाद नर्व सप्लाई की बात करें, ठीक है, तो इसको दोनों सिंपैथेटिक नर्वस भी और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सप्लाई करती है। तो सिंपैथेटिक नर्वस कहाँ से अराइज होती है? फ्रॉम T6 to T10 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस कहाँ से आती है? फ्रॉम द वेगस नर्व। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस फ्रॉम T6 to T10 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस कहाँ से आती है? वेगस से। दिस इज द ब्लड सप्लाई एंड दिस इज द नर्व सप्लाई। विद दिस स्टोमक की एनाटॉमी कंप्लीट होती है। कल हमने एक्सटर्नल फीचर्स पढ़े थे और स्टोमक का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है, डिटेल में पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था। और आज हमने इंटीरियर ऑफ द स्टोमक कंप्लीट किया, ठीक है, विसरल रिलेशंस, पेरिटोनियल रिलेशंस, ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। ठीक है, जो भी विसरा, जो भी ऑर्गन हम पढ़ेंगे उसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे, नर्व सप्लाई पढ़ेंगे, विसरल रिलेशंस, पेरिटोनियल रिलेशंस, जनरल इंट्रोडक्शन, एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, यही सारे पॉइंट्स अलॉन्ग विद द डायग्राम। तो जब भी एग्जाम में कोई ऑर्गन आएगा तो सबसे पहले आप वो 9 डिविजन्स ऑफ एब्डोमेन बनाना, उसके बाद स्पेसिफाई करना पोजीशन ऑर्गन की, जो भी ऑर्गन दे रखा होगा, फिर डायग्राम बनाना, फिर ये नोट्स उसमें मेंशन कर देना। ठीक है, तो ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, विद दिस स्टोमक कंप्लीट होता है, एंड नेक्स्ट जो ऑर्गन आएगा दैट विल बी द स्प्लीन। ठीक है, आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।